नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। कैसे हो आप सभी भाई, सब लोग ठीक हो? आई एम गुड, आई एम वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी मैं सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। आई ट्राई टू कैच अ नैप बिफोर योर क्लास एंड आई फील गुड। ओके, सो आई डोंट नो बट दिस वर्क्स। मतलब डे नैप इज रियली ऑसम। मतलब इफ यू गेट अ चांस 20 मिनट 25 मिनट का एक नैप, इट्स ऑसम, इट रीसेट्स यू। बट द ओनली थिंग इज वो 20 मिनट का ही होना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट कि बस सो गए और फिर 20 मिनट वाला 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और सोते रह गए, ऐसा नहीं, ठीक है। बट अदरवाइज इट्स गुड इफ यू आर कंट्रोल्ड नैप इन डे, इज ऑसम, इट रीसेट्स यू। 2 घंटे का हो जाता है। वही वही तो कंट्रोल करना है बेटा, यही तो गेम है ना, कि कंट्रोल। स्मार्टफोन इज अ ग्रेट डिवाइस इफ वी कैन कंट्रोल इट, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, इट जस्ट मेसी हो जाता है। हाँ जी, तो डे नैप इज रियली ऑसम इफ यू कैन, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठता हूँ सुबह। तो लाइक आई गॉट अप एट 5:15 5:30 अराउंड टुडे। 5:30 तक तो मैं उठ गया था। तो एक लॉन्ग डे होता है, राइट। सो अगर मैं 20 मिनट कैच कर लूँ दिन में तो इट्स गुड। ओके, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, बट मौका मिलता है तो फिर। सोते कितने बजे हैं आप? डू नॉट काउंट माई स्लीप ड्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है घर में, तो इट्स नॉट फिक्स्ड। बच्चे के रूटीन पर डिपेंडेंट है। कभी 12 हो जाता है, कभी 11:30 हो जाता है, ठीक है। लाइक दैट चलता रहता है अभी तो फिलहाल। बट एज ए स्टूडेंट मेरा टाइम मत काउंट करना कि कितना घंटे है और फिर वही फॉलो करना है। नहीं, 7 से 8 घंटे सोना है आपको, ठीक है। मैं भी सोऊंगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए ना, फिर मैं भी सोऊंगा, 7 घंटे सोऊंगा मैं। ओके, ऑलराइट। सो सम ग्रेट मैसेजेस टुडे। पहले स्टार्ट करते हैं। डाउट में कुछ लोगों ने कुछ शेयर किया है और सो स्वप्निल जी ने एक मैसेज शेयर किया है सबसे पहले कि सर रिसीव्ड, यानी बुक रिसीव्ड। कितनी बढ़िया फोटो ली है इन्होंने, कितने बढ़िया बैकग्राउंड पे। मजा आ रहा है देख के कि आपने इस फोटो को लेने के लिए एफर्ट डाला है। इट्स एन ऑनर टू हैव दिस बुक, is written by a bibliophile, is on my study table. The compilation of content is quite clear. Thank you a lot. Thank you Swapnil for sharing with such a wonderful message. It means a lot. दूसरा मैसेज जो है वो है काव्या जी का, और काव्या जी को भी बुक मिल गई है। 40 क्वेश्चन देखिए काव्या जी ने लगा भी लिए हैं परसेंटेज के। दैट्स रियली रियली ग्रेट कि किताब मिलते ही उन्होंने सवाल भी लगाए, एंड दैट्स रियली नाइस। थैंक यू काव्या जी फॉर शेयरिंग दिस। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अभी बहुत लोग जो किताब का वेट भी करें, सबको मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सबको मिल रही है फटाफट बुक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया कितने सवाल हो गए सर? कल 130 हो गए थे ना? 130 क्वेश्चन हो गए। सिलेक्शन लो तुम लोग की फोटो लगाऊंगा मैं बुक में अगली बार। अगला जो एडिशन आएगा ना किताब का, उसमें जो 2023-24 में बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, उनकी फोटो लगाएंगे, ठीक है। फाइन, सिलेक्शन के बाद। ओके, तो आपकी फोटो फ्रंट के अंदर वाले पेज में, पीछे वाले पेज में फोटो लगाएंगे आप। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। आई थिंक 130 हमने कर लिए थे, और ये 131वां सवाल है जो आज हमें करना है। और आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सीखेंगे, ठीक है। 131वां सवाल देखिएगा जरा। a/1/a - b bc/b - c के बराबर है 1/b - c ac/c - a के बराबर है 1/a - c ab/a - b के बराबर है। यहाँ कह रहा है a b c आपस में बराबर नहीं है, मुझे a² b² c² का प्रोडक्ट यानी गुणनफल चाहिए। ओके सर, अलजेब्रा पता नहीं क्यों बोरिंग लग रहा है, कितनी क्लास अच्छी है, कितनी क्लास बची है? देखो बेटा, बोरिंग वगैरह ये सब दिमाग के खेल हैं। जाहिर सी बात है, रीडिंग और स्टडिंग इज नॉट सो एक्साइटिंग एज स्टैंड अप कॉमेडी फॉर श्योर, बट वी हैव टू फाइंड फन इन द बोर्डम, राइट।
Don't get bored. This will give you a job. So don't think too much about it. You have to learn. We have to solve some certain number of questions. So there is no chance that you get bored. Why? Okay. Believe me, the boring things are great things. ठीक है? Believe me that. The day you start enjoying the boring things, you will become an amazing person in life. 1 upon a minus b is equal to bc upon b minus c. 1 upon b minus c is equal to ac upon c minus a. 1 upon a minus c is equal to ab upon a minus b. यहाँ पर a b c सब आपस में बराबर नहीं है. ओके. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्रोडक्ट किसके बराबर है? लेट्स सॉल्व दिस. फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड लेट्स सॉल्व इट. तो देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्रोडक्ट अगर मुझे पाना है तो यहाँ मुझे बी सी दिख रहा है, यहाँ मुझे ए सी दिख रहा है, यहाँ मुझे ए बी दिख रहा है. अगर मैं गुणा कर देता इनका तो क्या मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा? यस, तो यही करते हैं. LHS RHS एक तरह से 3 इक्वेशंस हैं, इनको आपस में हम करेंगे गुणा. और अगर हम गुणा करेंगे तो देखिएगा 1 अपॉन ए माइनस बी आएगा, इंटू 1 अपॉन बी माइनस सी आएगा, इंटू 1 अपॉन ए माइनस सी आएगा, इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी माइनस सी आएगा, इंटू ए सी अपॉन सी माइनस ए आएगा, इंटू ए बी अपॉन ए माइनस बी आएगा. ओके. पिछली क्लास से लग रहा है क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं मिल रहा. हाँ, तो ये प्रॉब्लम बोरियत की नहीं है. आपने अपने दिमाग को, खेल को समझिए अम्बेश बाबू. माइंड जो आपका है, दिमाग जो आपका है, वो कभी भी वो एक्टिविटी नहीं करना चाहता है जिसमें उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता हो. और ये हमारी सर्वाइवल टेक्निक है, कह लो. स्ट्रेस किन चीजों में होता है? जिन चीजों में आपको थोड़ी सी भी तकलीफ है या दिमाग में फ्रिक्शन है. कोई नई चीज आप सीख रहे हैं, नई चीज पढ़ रहे हैं, जिसको समझने में दिमाग को थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस करता है. और स्ट्रेस वाली चीजों को दिमाग हमेशा अवॉइड करना चाहता है. तो इसका गेम प्लान समझिए यार. माइंड का गेम प्लान समझो पहले तो. ठीक है. ऐसा ही है. आवर माइंड इज डिजाइन्ड इन अ वे दैट इट वांट टू टेक लेसर स्ट्रेस. क्योंकि क्या एनर्जी कंज्यूम करना है यार उसको. एनर्जी कंज्यूम करने के लिए क्या करना है उसको? स्ट्रेस वाले काम कम करने हैं. स्ट्रेस वाले काम कम करेगा, अच्छा महसूस होगा उसको. ठीक है, क्यों टेंशन लेना. तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको नहीं पता ना कि एग्जाम निकालना पड़ेगा एसएससी का, तब नौकरी लगेगी तुम्हारी, तब तुम्हारा जीवन बहुत सुकून में चलेगा. ठीक. उसको इतनी लंबी सोच है नहीं उसके अंदर. वो कह रहा है यार क्या यार तुम अलजेब्रा पढ़ रहे हो हैं, चलो जंगल में जेब्रा देखते हैं. ठीक है. 1 अपॉन ए माइनस बी. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी मिशन ड्रिवन. मिशन ड्रिवन लोगों को पता होता है कि यार मुझे करना है. अब करना है तो फिर दिमाग की क्यों सुनना है. बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, सी माइनस ए से ए माइनस सी कटेगा और माइनस बनाएगा. एक बच्चा पूछ रहा है बिगिनर्स कहाँ से स्टार्ट करें? अलजेब्रा की पहली क्लास से स्टार्ट कर लो. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है. साकेत जी, आप अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास से कुछ रिकॉर्डिंग्स देख लो. आज ये अलजेब्रा की 10वीं क्लास है, तो आप अलजेब्रा से साथ में आ जाओ. ठीक है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या आ गया? -1 आ गया. अब देखना, एक चीज थोड़ी सरप्राइजिंग लगेगी आपको कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्रोडक्ट आपको महसूस नहीं हो रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए था. क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ चीजों का जो स्क्वायर है वो तो यार पॉजिटिव आपको महसूस हो रहा होगा. बट मैंने आपको एक चीज बताई है कि अलजेब्रा में हम कई बार अनरियल नंबर्स यानी इमेजिनरी नंबर से डील करते हैं. आपको बताया मैंने, ए क्यूब इज इक्वल टू -1 वाले केसेस में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इमेजिनरी नंबर से खेल रहे होगे. जैसे यहां पर भी इस सवाल में भी आप इमेजिनरी नंबर से ही खेल रहे हो, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्रोडक्ट -1 आने का मतलब क्या है? यही तो मतलब है यार. 3 संख्याओं के स्क्वायर का प्रोडक्ट -1 आ गया. ये तभी हो सकता है जब ये नंबर रियल नंबर्स ना हो. अगर ये रियल नंबर है तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता. सो आई एम नॉट सेइंग कि एबीसी में कौन वो कल्प्रिट है जो इमेजिनरी है, बट कोई तो है ना. कोई इमेजिनरी है तभी -1 आया भैया, वरना नहीं आ सकता -1 स्क्वायर. तो जैसे किसी ने बोला कि सी और डी तो नहीं हो सकता है. वो कैसे बोला उन्होंने सी और डी नहीं हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता हूं. वी कांट से एनीथिंग लाइक दैट ना. बिफोर सॉल्विंग आपको नहीं पता कि आंसर सी है, डी है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा. खैर, यहाँ पर एक चीज आप सोच सकते थे कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एबीसी की यूनिक वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, भले ही रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स जो भी आए, तो प्रोडक्ट निकालना संभव तो है. ठीक है. तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हमारे पास है. देन सवाल उठा कि क्या +1 और -1 दोनों हो सकती है? एक प्रोडक्ट की 2 वैल्यूज तो नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, बिकॉज यूनिक वैल्यूज हैं तो प्रोडक्ट भी यूनिक होगा. इट कैन नॉट बी 2 वैल्यूज. तो ये बात उस लॉजिक से सही है कि सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते. बट ए और बी में कई बार ये गलती लोगों से होती है कि स्क्वायर है तो ए ही होगा. ऐसा नहीं है. अगर आप अनरियल नंबर से डील कर रहे हो तो बी हो सकता है, और अलजेब्रा में ऐसा हो सकता है. तो इसलिए बिना सवाल का वैल्यू लगाए आप अपने आप जजमेंट ना लें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा. वो तब होता है जब रियल नंबर से डील कर रहे हों.
तो यहां देखो किसी ने बोला कि -1 कैसा है बेटा, c माइनस ए और a माइनस सी, a माइनस सी में जब माइनस कॉमन लोगे तो c माइनस ए बनेगा, ये दोनों जब काटोगे तो -1 बचेगा, ठीक है। तो ये गलती ना करें। 132वां सवाल देख लेते हैं। ए का 15 माइनस ए, बी का 12 माइनस बी, सी का 9 माइनस सी 4 के बराबर है, 5/15 माइनस ए, 4/12 माइनस बी, 3/9 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? जरा देखो क्या करना है, आपको समझ में आ रहा होगा शायद कि यार कुछ कुछ ज्यादा नहीं सोच सकते हो तो इतना तो सोच सकते हो कि एक जोड़ो, क्योंकि अगर मैं एक एक जोड़ू यहाँ पर, एक एक यहाँ जोड़ू तो एक यहाँ भी 3 जुड़ेगा। एक जोड़ने से होगा क्या कि 15 माइनस ए प्लस ए, ये बनेगा 15/15 माइनस ए। एटलीस्ट ऊपर एक इंटीजर आया, दूसरे में आएगा 12/12 माइनस बी, तीसरे में आएगा 9/9 माइनस सी, आया कि नहीं आया? और ये वैल्यू 7 के बराबर हो गई। आपको यहाँ 5 4 3 चाहिए, यहाँ 15 12 9 दिया, 3 बाहर निकाल सकते हो, 3 बाहर निकालने तो क्या आया, 5/15 माइनस है, 4/12 माइनस बी, 3/9 माइनस सी, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है 7/3, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, यानी सी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। मेक सेंस टू एवरीवन? यस। अब हम मूव करते हैं लीनियर इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं, एंड देन हम आज ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी समझेंगे। अलजेब्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं ना कंपोनेंट्स हैं आपके लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेट अस अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन, लेट अस अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ। पहले लीनियर पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वगैरह वगैरह वगैरह, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझना चाहते हो ना कि रटना चाहते हो? अगर रटना है तो बस यही पेज है, ओके, ओनली वन पेज, जिसमें ये कह रहा है कि भाई लीनियर इक्वेशन अगर है हमारे पास, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जब ऐसा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसा होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ओके। अल्टीमेटली हम इसी रिजल्ट पे आएंगे, अल्टीमेटली हम यही रिजल्ट पे आएंगे, बट मैं आपको समझा दूंगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट मी टेक यू टू दैट रूट, थोड़ा सा लंबा तरीका बट डीपर अंडरस्टैंडिंग। परवेज जी किताब मिल गई, बहुत बढ़िया, फोटो शेयर करना यार, डाउट सेक्शन में डालो, चलो आ जाओ। देखिए, सो पहली बात, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो हमें बात करनी है सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस की, सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जो भी आप चीजें भी देखने जा रहे हो यही देखना है बस आपको, सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। ये जो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात होती है, दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन में ही होती है। तो जो इक्वेशन आपके सामने है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिख रहा हूं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन है। देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात जो ऐड करूंगा आपसे कि अगर दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल में, तो आप कहोगे तो बहुत सिंपल है सर, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है तो x और y की हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अगर मान लिया कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहां पर आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि जब आप इसको घटाओगे सॉल्व करने के लिए तो x और y दोनों कट जाएंगे। x और y अगर दोनों कट गए तो क्या होगा, यहां मिलेगा -2 बराबर 0, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर सोल्यूशन हमारा आया नो सोल्यूशन। तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होना गारंटी नहीं कर देता है कि आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दो ये कंडीशन बेयर मिनिमम कंडीशन है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं और मुझे उनको सॉल्व करना है तो मुझे मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए, बट दो इक्वेशन होने के बावजूद भी हो सकता है मैं उनको सॉल्व ना कर पाऊं अगर इस तरह की इक्वेशन हो। या फिर लेट से मैंने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां मैंने लिखा आपके सामने 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इसी इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरी इक्वेशन मिल गई कि नहीं? दोनों इक्वेशन को आपने दोनों साइड 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर दो सेम इक्वेशन है इट इज एज गुड एज वन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या दो हैं? नहीं, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। तो ये सवाल तो है कि एज गुड एज की मेरे पास तो एक ही इक्वेशन है, दो इक्वेशन तुमने दी ही नहीं। और अगर तुमने मुझे एक ही इक्वेशन दी और दो वेरिएबल हैं तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि कैसे होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? मैं y रखता जाऊंगा मुझे x निकलता जाएगा,
क्लियर? तो अगर दो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली सेम होने का मतलब अगर आप एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो इक्वेशन अलग नहीं हो जाता है, सेम ही रहता है ना। आप कोई कंटेंट 32 इंच की टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, या वही कंटेंट आप 80 इंच की टीवी में देखो, कंटेंट अगर सेम है, सेम चैनल तुमने लगा रखा है तीनों पे, तो सेम ही चीज तो आएगी, वो चीज थोड़ी ना अलग हो जाएगी। ऐसे ही एक इक्वेशन को आपने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो वो नई इक्वेशन नहीं है, वो पुरानी वाली इक्वेशन ही है। तो देयरफॉर हमारे पास एक ही इक्वेशन है। एक ही इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हमारे पास y रखता जाऊंगा x निकलता जाएगा वाला खेल है। यहां समझ में आया, ये दो इक्वेशन थी, क्योंकि ये 5 और 7 अलग थे, बट ये था कि ये जो मामला था, हमें जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं, जैसे इसको मैं अगर ऐसे भी लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और यहां मैं लिख दूं आपके सामने 4x प्लस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, पकड़ोगे कैसे इन केसेस को? तो पकड़ने का तरीका बहुत आसान है। पहला, आप इन x और y का रेशियो निकालो। जैसे यहां क्या है, 2/3, यहां x और y के कॉफिशिएंट का रेशियो अगर 2/3 है, तो क्या हुआ कि अब मामला या तो ये होगा या तो ये होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ केस बनना है। लेट मी शो यू द अदर वे ऑफ पिकिंग दिस। ऐसे आप कहोगे ये 2 और 4 का अगर रेशियो देखूं मैं तो 2 दूनी 4 है, यहां भी ये 3 दूनी 6 है, तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि या तो ये वाला केस है या तो ये वाला केस है। अब ये सेम है कि नहीं वो ये बताएगा। अगर 2 दूनी 4 हुआ है, 3 दूनी 6 हुआ है, और ये 5 दूनी 10 हो जाए, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हुआ। यहां आ जाओ, ये 2x है, 3y है, 2 एकन्नम 2 है, सेम है, 3 एकन्नम 3 है, सेम है, पैरेलल लाइंस इनको बोलते हैं, अभी मैं उसमें भी आऊंगा। बट ये समझ में आ गया कि यहां पर ये मामला सेम वाला है, लेकिन ये 5 का 5 नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन इनके कॉफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पर जब आप घटाओगे इन इक्वेशंस को, तो x और y दोनों के कॉफिशिएंट कट जाएंगे। और भाई अगर 2x प्लस 3y प्लस 5 0 है तुम्हारा, तो 2x प्लस 3y प्लस 7 0 कैसे हो सकता है? देयरफॉर नो सॉल्यूशन। यहां आपका भले ही ये 4x प्लस 6y लिखा है, इसको कैसे पकड़ोगे? आप कहोगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अगर ये 10 होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता, लेकिन चूंकि 10 नहीं 14 है, तो दोनों इक्वेशन अलग अलग है, लेकिन इनके कॉफिशिएंट्स का रेशियो सेम है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ऑलराइट, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर मैं यहां आऊं तो दो बातें तो मुझे समझ में आ गई कि अगर मेरा a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है। अगर a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर हो जाए तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है। क्या केस बन सकता है? अगर ये इंटर्न c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तो हम कहेंगे ये हमारा केस नो सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां दोनों लाइन, मतलब दोनों जो इक्वेशंस होंगी उनसे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर है और यही चीज c1 बटे c2 के बराबर है, तो आपको समझ में आ गया एक ही इक्वेशन है, दो की तरह लिखा गया, इक्वेशन एक ही है, तो यहां पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो a1 बटा a2 b1 बटे b2 के अगर बराबर हो गया तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, या तो नो बनेगा या इनफाइनाइट बनेगा। अब सवाल ये उठा कि यूनिक कब बनेगा? बहुत सिंपल है, आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन तब बनेगा जब a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो, तो ये आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन का केस देगा। यहां आपको c1 बटा c2 चेक ही नहीं करना है। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो, हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका कारण क्या है? जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, और मैंने मान लिया यहां पर लिखा कि 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब यहां कोई टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके दोनों कोफिशिएंट एक साथ कटेंगे नहीं, कटना ही नहीं है। आप x काटोगे तो y बचेगा, y काटोगे x बचेगा, तो x या y की किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी, तो उसको वापस रख के दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहां पर आप घटा लो तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं वापस आता हूं पहले स्लाइड पे, जहां पर आपको मैंने कहा था कि इसको ठीक से समझा देता हूं। तो यहां पर कुछ बात की गई है लीनियर इक्वेशन, यहां पर आप लिखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट्स नॉट ए मामला ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये कंप्लीट कहानी अब हुई कि हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं और दो वेरिएबल में हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली है। तो देखो क्या होता है, जब नो सॉल्यूशन का केस होता है तो इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट केस, क्योंकि यहां पर बेसिकली आपके पास एक ही
जो मतलब जो सॉल्यूशन है वो है ही नहीं है, इसको इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला मुझे, तो नो सॉल्यूशन का केस है। ये जो शब्द लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, मैं इस पे भी आता हूं। कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल में कंसिस्टेंट हैं, तो या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होगा जो यहां लिखा हुआ है, और या तो आपका कोइंसिडेंस लाइंस, इसको समझाता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा जो ऐसा होगा, दो लाइंस एग्जैक्टली सेम हो गई। ये इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस है। ठीक है, अब लेट मी टॉक अबाउट द सेम केस को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हेल्प लें। अब ये कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा नहीं है तो मैं बहुत गहराई में नहीं उतरूंगा, बट मैं आपको बेसिक समझाता हूं। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब प्लॉट की जाती है ना तो एक लाइन बनाती है, रेखा बनाती है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ध्यान से देखिएगा, जहां लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, जैसे एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, इन्होंने यहां पर काटा, इस पॉइंट पर जो एक्स और वाई निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वही सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस पे लाई करता है, या फिर ऐसे बोलें कि ये पॉइंट जो हमारी दो इक्वेशंस होंगी उनको सेटिस्फाई करेगा, और इसलिए वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो जब हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की, जब हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की, तो दोनों जो लाइंस होती हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो नॉन पैरेलल होती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो वो अगर पैरेलल, देखो तीन केसेस बना रहा हूं, दो लाइंस एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएं ऐसी, कभी कट नहीं करेंगी। दूसरा, एक लाइन हमने बनाई, दूसरी लाइन सुपर इंपोजिंग लाइन है बिल्कुल, कि वो जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो पहली लाइन की इक्वेशन जैसी ही है, सेम है, तो क्या होगा, वो बिल्कुल सुपर इंपोज कर जाएंगी दोनों लाइंस। तो यहां क्या है कि वो एक तरह से अनंत पॉइंट्स पे एक दूसरे को काट रही है, क्योंकि एक ही इक्वेशन ना दो बार लिखी है, तो एक लाइन बनाई तुमने, उसके ऊपर सेम दूसरी लाइन बन जाएगी। तो ये केस बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, क्योंकि जब दोनों लाइन सेम हो गई तो इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। जब दो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी, यानी दो लीनियर इक्वेशंस को अगर हम प्लॉट करें, दोनों पैरेलल लाइंस की तरह होंगी, पैरेलल होंगी लेकिन एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगी, यानी वो C1 बटे C2 के बराबर नहीं होंगी, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो इसका नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं काटती एक दूसरे को। और अगर दो लाइंस लेट से ये दोनों वाले केसेस नहीं है, तो क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे काटेंगी, पहले कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पर, कन्वर्ज होने के बाद डाइवर्ज होंगी, तो दोबारा कभी नहीं कटेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है ना। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। कोऑर्डिनेट जब पढ़ाऊंगा तो आप इसको और बेहतर देख पाएंगे, आप जान पाएंगे कि ये लाइन की इक्वेशन, दोनों लाइन की इक्वेशन पैरेलल है, क्योंकि इनके स्लोप्स बराबर हैं। तो जब कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तो एक टर्म पढ़ोगे स्लोप, जिसको हम बोलते हैं प्रवणता हिंदी में, और प्रवणता क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहां -2/3, यहां -2 सॉरी, ये अलग अलग है, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसको हम बोलते हैं स्लोप यानी प्रवणता। तो ये जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट तब आप समझ में आएगा आपको। तो यहां जैसे दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो कैसे पता चलता है कि जब उनके स्लोप्स बराबर होंगे तो लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 3 है तो -2/3 -2/3 इक्वल है, लाइंस पैरेलल है। तो इतना ज्यादा आपको गहराई में उतरना नहीं है, वो जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तो अपने आप ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जहां तक अलजेब्रा का पर्सपेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये तीनों कंडीशंस को समझ लें और ध्यान रखें। ठीक है, इनको समझ लें और ध्यान रखें तीनों कंडीशन को, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड वाला कंडीशन सिंपल है कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बराबर होते हैं तो दो केसेस बनते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये बराबर नहीं है तो भैया नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनने की संभावना खत्म। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। एट द एंड ऑफ इट समझाने का पर्पज ये था कि ये चीज बिना याद किए याद हो जाए, अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा हो जाए, याद तो रखना ही है। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है आप सभी को। आते हैं सवालों पे, पहले कुछ सवाल करेंगे, बहुत सिंपल सवाल बनते हैं इस पे। कह रहा है के का वो मान बताओ जिसके लिए ये और ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देंगे। फाइंड के फॉर विच द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि जो एक्स का कॉफिशिएंट है 12, जो यहां एक्स का कॉफिशिएंट है के, ये बराबर नहीं होना चाहिए वाई का कॉफिशिएंट -4 और यहां वाई का कॉफिशिएंट -2। तो आप कहोगे 12/k
हमारा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी के हमारा 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी ले लो, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। के 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, जब समझदारी आपकी विकसित हो जाएगी ना, तो हमें इस तरह से सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 12 और -4 जो x और y का कोएफिशिएंट सेम इक्वेशन में है, उसका रेशियो क्या है? -3 है। यहां पर वो रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा भी सोच सकते हैं। इस इक्वेशन में जो x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट का रेशियो है, और पिछली इक्वेशन में जो x और y कोएफिशिएंट का रेशियो है, दे शुड नॉट बी इक्वल। तो यहां से भी आपकी वैल्यू वही आ जाएगी, k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन को एक साथ ना देख के कि 12 बटा के -4 बटे -2, आप ऐसे देख लो 12 बटे -4 और k बटा -2, ये बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बराबर हो गए तो नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता है। क्लियर हुआ सभी को? बोलो हाँ, समझ में आ गया? कहिए ये क्लियर है? ओके, अगला सवाल। के का वो मान बताना है जिसके लिए ये और ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाए। इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको बताया मैंने, नो सोल्यूशन। शब्द ध्यान रखिएगा कि अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया है, हम चाहते हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, मतलब हम चाहते हैं कि इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये नो सोल्यूशन वाला केस होना चाहिए। और नो सोल्यूशन का केस आपको कैसे प्राप्त होता है बताइए? बी, बी 5/3, आप पहले तो चाहोगे 2 बटा के बराबर हो जाए, तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 6/5 निकल के आएगी, राइट? निकल के आएगी नहीं निकल के आएगी? मेरा एक सवाल है लेकिन यहाँ पर, तो आंसर तो देखो 6/5 के अलावा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर मैं के की वैल्यू को 6/5 रखता हूं, ध्यान से देखना, ये आपका भी तो कंडीशन नो सॉल्यूशन में होता है कि ये वैल्यू 3/8 के बराबर ना हो, होता है कि नहीं होता है? यस। पर ये हमें चेक नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि आपको पता है कि भाई यही होगा, तो दो केस बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर हमें नो सॉल्यूशन ढूंढना है तो ये तो होना ही चाहिए, इसके बाद मैं ये चेक करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये तो सवाल की मजबूरी है कि ये डेटा इस तरह का ना दे कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बने, वो मैं क्यों चेक करूं? ये तो होना ही चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, इसके अलावा कोई कंडीशन है क्या? नहीं, ये तो है ही है। तो बस इससे मुझे के की वैल्यू मिल गई, लगा दो। बट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी यू कैन चेक कि भाई अगर 3/8 कहीं 5/3 के बराबर हो जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो जाता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 135, आपको के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये और ये इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। यू ऑल नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आते हैं, जब दोनों लाइन सेम हो जाए। आपको ये 2 दूनी 4 है, ये 6 दूनी 12 होगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज देयर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्चुअली? नो, क्योंकि ये जो 7 है ना, ये भी यहां 14 होना चाहिए। तो एक्चुअल में अगर आप ये सवाल देखो तो इस सवाल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा। ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये केस नो सॉल्यूशन का है। बिकॉज दोनों जो लाइंस है ना, दे आर नॉट रेप्लिका। जब रेप्लिका लाइंस होती है तब तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, यहां रेप्लिका लाइन नहीं है भैया। 2 4 है, 6 12 करेंगे तो 7 14 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। सवाल सही से फ्रेम नहीं हुआ, यहां 14 होना चाहिए, तो इसको करेक्ट करके 14 करिए। अब ठीक है? क्या अब ठीक है? अभी भी गलत है। क्यों? 7 14 में गलत बोल रहा हूं। अगर मैं इनकी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूंगा तो मैं कहूंगा 2 3 6 4 3 12 7 3 21। तो हमारे टाइपिस्ट साहब ने उल्टा लिखा है, 21 को 12 कर दिया। ठीक है, इट शुड बी 21 एंड देन देयर विल बी इनफाइनाइट। तो आइडियली जो सवाल बनेगा, आपको ये चेक करना नहीं है। वो कह रहा है इनफाइनाइट नंबर, उसकी प्रॉब्लम है। इनफाइनाइट होने के लिए पैरेलल तो होना पड़ेगा। 2x + 4y, मतलब ये 2 दूनी 4 है तो 6 दूनी 12 तो होना ही पड़ेगा, तो आंसर तो 12 होगा। आइडियली एग्जाम में आप ये चेक मत करना कभी भी 7 और 21, अनटिल अनलेस कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो कि दिस इज नॉट पॉसिबल। हम चेक नहीं करेंगे, हम तो केवल 12 देखेंगे, लगा देंगे। अगर गलत सवाल होगा इस तरह का तो नंबर सबको मिलेगा, हमें क्या टेंशन है। बट अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वी आर वेरी कीन टू वेरीफाई, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, हमारा जो एक्सप्रेशन है नो सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये सब हमें समझ में आए। इसलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को भी करेक्ट कर रहे हैं। किस वैल्यू के की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट हो जाएंगे? देखो, कोइंसिडेंट इक्वेशंस नहीं होती हैं, लाइंस होती हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट का कनेक्शन बिठा रहे हैं, करें कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
लाइन कोइंसिडेंट हो गई, मतलब सुपर इंपोज कर रहे हैं एक ही लाइन से। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस मुझे खोजना है, तो कैसे मिलेगा आपको? बहुत सिंपल मिल जाएगा। देखो यहां एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, माइनस में तो ही है 3, यहां से 3 गुना, तो यहां से 3 गुना जाओ 2 3 6 बनेगा, के की वैल्यू बनी कि नहीं बनी? 6 हो गया आंसर, के की वैल्यू 6 होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इन केस यू वांट टू चेक कि भाई ये इनफाइनाइट है, नो है, देख लो यहां 2 है यहां 1 है। अब देखो गौर से, 3 दूनी 6, 1 दूना 2, 1 दूना 2, ठीक है, सेम लाइन्स हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिखो k/3 बराबर -2/-1, के की वैल्यू 6, ऐसे भी लिख सकते हो। a1/a2 बराबर b1/b2, c1/c2 अपने आप होगा, आप उसकी टेंशन मत लो, आंसर विल बी 6। अब देखो यहां कुछ लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, पहले जो लिखा है वो पढ़ लो, और इसमें अगर ये बात किसी को नहीं आती तो बता देना कि हमें ये चीज नहीं आती है, ठीक है। जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है कि ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 10th में ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, मूलों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं जिनको अल्फा और बीटा बोलते हैं वो ऐसे लिखे जा सकते हैं, -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है, उस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा, मान लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जो मिन बटा मैक्स वैल्यू होती है वो -d/4a होता है, जहां d आपका डिस्क्रिमिनेंट है ये, ओके। और ये कब अकर करेगी, ये अकर करती है x इज इक्वल टू -b/2a पर। घबराना नहीं है, बताऊंगा ऐसा, बट मैं ऐड कर दे रहा हूं कि अगर फॉर्मूले रटने हैं तो भाई यही फॉर्मूले हैं आपके, समझते हैं। तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समरी है, दैट्स दिस इज हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। बट मैं आपको जाहिर सी बात है कुछ वैल्यू एडिशन दूंगा, मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि आपको मजा आए। यस, सीखोगे कि नहीं? तो चलो यहां से चलते हैं वापस, जहां लीनियर इक्वेशन छोड़ा यहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैं एक इक्वेशन की बात करूंगा, एक्सप्रेशन की बात करूंगा, एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, आपको मैंने सबसे पहले क्लास में पढ़ाई थी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब था कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें हर टर्म की डिग्री होगी, मतलब उसमें वेरिएबल की कुछ पावर होगी। जब वो वेरिएबल की पावर 2 होती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि डिग्री 2 इक्वेशन है, और उसी इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक स्पेशल तरह का पॉलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो वो जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 होगी ऑब्वियसली, तो इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो होगा, ये हमारे लिए एक जनरल क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर मैं लिख रहा हूं द्विघात समीकरण, ठीक। और एक चीज मैं यहां पर और भी लिखूंगा कि अगर मैं आपके सामने लिखूं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो टर्म हुआ राइट साइड में, ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है यहां पर, यहां एक्सप्रेशन है। जब हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये हमारे लिए एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब आप यहां क्या खोज रहे हो, x की वो वैल्यू जिसपे ये 0 होगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट मान आएंगे और वो y के बराबर होंगे। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बहुत सारी वैल्यू संभव होती हैं, उसमें से जब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 हो रहा होता है, उस समय जो x की वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। x की जिन वैल्यू पे 0 हो जाएगा उसको हम सोल्यूशन बोलेंगे कि नहीं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या है, देखो ना, यहां पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो वैल्यू है, मैंने क्या कहा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये y के बराबर है। y खुद एक वेरिएबल है, y इन इटसेल्फ इज ए वेरिएबल। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके बहुत सारे मान संभव हैं, और वो जो मान निकलते जाएंगे हमने कहा कि वो y के बराबर है। तो y वो सारी वैल्यूज लेगा जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू है। अब x की अलग अलग वैल्यू डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आपको ढेरों एक्सप्रेशन मिलेंगे। लेकिन जब हम इस y की जगह 0 फिक्स कर देते हैं तो हम कह रहे हैं हमें सिर्फ वो मान बताओ जब ये 0 हो रहा है, तो ये आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। समझ में आया कि नहीं? अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ दिखाऊंगा जस्ट टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। आपने कभी ये टर्म देखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर? ये क्या है?
ये एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने ए को 1 मान लिया, बी को 0 मान लिया, सी को 0 मान लिया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर आप जाके प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये इस तरह की प्लॉटिंग होती है इसकी। अरे ठीक है, जिसको भी शक है इस पे घर जाना, एक बढ़िया सा पेज लेना, लाइन खींचना, यहां लिखना 0,0, फिर x की वैल्यू 1 रखना, y की वैल्यू 1 आएगी, यहां पर 1,1 प्लॉट करना, x की वैल्यू 1 लेना, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1,4 यहां लिखना, ऐसे करके करते रहना और फिर जो पॉइंट्स बनेंगे इनको जोड़ देना ऐसे, तो ये बनता है आपका ग्राफ। इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। घर जाके प्लॉट कर लेना, तुम रख रख के देखो, x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 1 आएगी, तो ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट होता है, तो पॉइंट्स बना लो सारे, जोड़ दो, ये बन जाता है क्वेश्चन। यहां से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक शेप होता है, और ये जो शेप होता है ये, इसको हम बोलते हैं पैराबोला, इसको हम बोलते हैं परवलय। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का एक शेप है और वो शेप क्या है, पैराबोला। हाँ ये 2 पे 4 होगा, सॉरी मैंने 1 पे 4 लिखा, गलत लिखा था, ये 2 पे 4 होगा। परवलय, पैराबोला परवलय एक शेप है। नाउ अंडरस्टैंड अगेन दिस पॉइंट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, जब हम कहते हैं कि भाई हमारा y 0 कब है, एक्स स्क्वायर बराबर 0 की बात अगर हम करें तो x की वैल्यू 0 पर ये वैल्यू 0 है। अब ये 0 कहां है, देखो ध्यान से, यहां पर x बराबर 0 पर, जहां पर ये 0 हो गया इसको हम बोलते हैं कि ये इसका रूट है। रूट का मतलब हिंदी में होता है मूल, इसको जीरोस भी बोलते हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन, बट यूजुअली आपके लिए जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो मूल और रूट है। कि एक्स स्क्वायर बराबर 0 कब 0 होगा, एक्स बराबर 0 पर, तो इसको हम बोलेंगे कि ये वैल्यू हमारी ऐसी है। अब मैं एक चीज आपको और दिखाऊंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी जरा देख लेते हैं कैसा बनेगा, राइट देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आप बनाने जाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। जहां पर जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे, क्योंकि x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, x की वैल्यू 0 पर क्या होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 पर भी 0 हो जाएगी। ये x बराबर +1 है, ये x बराबर -1 है, एंड सो ऑन। अब जरा गौर से इसको देखो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर -1 0 है, यानी y को 0 कर दूं, तो ये आपका बन जाता है द्विघात समीकरण। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, और ये 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू +-1 होगी, जो आपको ग्राफ में यहां दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को यहां काट रहा है। जब x एक्सिस पे कोई चीज कट करती है तो उसका y 0 होता है। x एक्सिस की इक्वेशन आपको पता चलेगी y बराबर 0 होती है, ये आपको कोऑर्डिनेट बढ़ाया जाएगा। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारे लिए जब एक्स स्क्वायर -1 में 0 चाहिए तो हमें y कोऑर्डिनेट 0 चाहिए ना, वो +1 पे भी हो रहा है, -1 पे भी हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, -1 और +1, यही आपके इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स दिख रहे हैं कि नहीं, इन्हीं को आप अल्फा और बीटा बोलते हो, सॉल्यूशन है, यही रूट्स हैं। तो जब ये ग्राफ, मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि समडे हो सकता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना के दे दे और पूछेगा कि बताओ रूट्स क्या है, ग्राफ बना के दे देगा, ऐसे ही ऐसे ग्राफ बना के दे देगा और कहेगा बताओ इसके रूट्स क्या है, +1 और -1, जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगा वहां इसके रूट्स होंगे, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्लियर है सभी को, टिल दिस पॉइंट क्लियर है, रूट्स दिख रहे हैं आपको। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऐसी नहीं होगी कि एक्स स्क्वायर -1 होगा। हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बहुत भयानक भी हो सकती है, मतलब वो एक्स स्क्वायर में 1/2 का कॉफिशिएंट हो वगैरह वगैरह। तो अब हम, मैंने आपको एक जनरल फीलिंग दी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, अब इस जनरल फीलिंग से अब हम बिल्ड कर सकते हैं फाउंडेशन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मेरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो जरा इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजों का मुझे ख्याल रखना है। पहले मैं विजुअली दिखाऊंगा, बाद में फॉर्मूले पे ले जाऊंगा। एक चीज का ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो ए है, ये अगर ए पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तो मैं यहां कुछ लिख रहा हूं कि इसका जो शेप होगा उसमें जो पैराबोला होगा, पैराबोला का जो माउथ है वो अपवर्ड्स होगा।
भाई आप कहोगे मैं किसी भी पैराबोला का शेप कैसे डिसाइड करूं? भाई पैराबोला का मुंह ये जो ऊपर है हमेशा ऊपर रहेगा क्या? नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका मुंह नीचे हो जाएगा ऐसे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको गौर से समझना कि पैराबोला का माउथ यानी मुंह ऐसा होगा, अपवर्ड्स होगा, अगर a 0 से बड़ा है तो। ठीक है, अगर a मेरा 0 से छोटा हो जाए तो पैराबोला का माउथ क्या होगा? डाउनवर्ड्स होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो इस तरह से होगा y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। उसमें पैराबोला का माउथ अपवर्ड होगा, अगर ऐसा होगा, पैराबोला का माउथ डाउनवर्ड होगा तो ऐसा होगा। आपको इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है, अगर मेरे पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया हो, आपको पता है कि ए लेट से पॉजिटिव है, ये वाला केस है, पैराबोला ऐसा है, तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है। जब मुंह ऊपर की तरफ होगा तो एक मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी? यस, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर सबसे बड़ी छोटी गर्त आएगी उसकी, खाई, वो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। यहां से ऐसे सवालों में मिनिमम वैल्यू पूछता है, एक एक्सप्रेशन देगा, कहेगा बताओ इसकी वैल्यू मिन होगी या मैक्स होगी, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो ये सेंस तभी बना पाओगे ना जब तुम कम से कम इसको समझो। जब पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ होगा तो ये वैल्यू क्या होगा? मैक्स होगा। पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है तो एक मैक्सिमम होगा, इसमें मिनिमम नहीं होगा। तो किस एक्सप्रेशन में मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो उस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देख के। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? एसएससी में पैराबोला या क्वाड्रेटिक ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, मैं आपको बता रहा हूं, जाके पता कर लो। बट जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो कई लोगों को टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनकी जिंदगी सुंदर थी, 4 फॉर्मूले रट के बैठे हैं। अब यहां क्या है कि ग्राफ दिख रहा है, तो कई बार लोग कहते हैं आईआईटी की कोचिंग करा रहे हो क्या? ऐसे भी लोगों ने मुझे कमेंट किया। वो ये नहीं समझते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है और हमें आज तक पता नहीं कि क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेशन दिखता कैसे है। भगवान ने आंखें दी हैं, भगवान ने दिमाग दिया है, तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तो देख लो कि कैसा दिखता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी तो आप देखोगे आपके सवाल करने का स्तर अच्छा हो जाता है। दूसरा, अगर भविष्य में थोड़ा सा गहरा सवाल बना तो वो लोग ढेर हो जाएंगे, लेकिन तुम ढेर नहीं होगे, तुम कर दोगे। तुम्हें मिनिमम मैक्सिमा का सेंस आ गया अभी कि नहीं? यस, इट्स नाउ देयर। आई नो कि कौन सा एक्सप्रेशन मिनिमम देगा, कौन सा मैक्सिमम देगा। ठीक है, अब मैं मैथमेटिक्स में बाद में आऊंगा, अभी पहले मैं आपको बस दिखा रहा हूं। अब मैं आपको केवल ग्राफ से सब कुछ दिखाने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखना। रूट्स का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगर मुझे मतलब मैं रूट्स की बात करूंगा तो रूट्स कैसे मिलता है? रूट्स मिलेगा कि अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स देखने हैं, मान लिया, तो यहां y को हमने क्या किया? 0 रखा, y 0 हो जाए, y 0 एक्स एक्सिस पे होता है, यानी जब पैराबोला एक्स एक्सिस को काटेगा, वहां क्या है? रूट्स है। वही एक्स की वैल्यू तो रूट्स है। ठीक है, अब मैं कुछ केस बना रहा हूं, उसको गौर से देखना। a बराबर 0 का केस है, तो मुंह कहां है? ऊपर, अपवर्ड। मुंह आपका हो गया अपवर्ड। कुछ दिखा रहा हूं, बहुत गौर से देखना। पैराबोला बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और कुछ बहुत मजेदार चीज अभी आपको रिजल्ट देने वाला है, कुछ बहुत मजेदार होने वाला है अभी। पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है। अब मुंह अगर ऊपर की तरफ है तो कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। क्या आप देख रहे हो कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, यानी दो अलग अलग बिंदुओं पर इसकी वैल्यू शून्य हो रही है। तो इस केस को हम बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट्स। कितने लोगों को रूट्स समझ में दिख रहा है ना भाई? अगर ऐसा पैराबोला बना जिसमें ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटेगा, हम बोलेंगे दो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दो अलग अलग रूट्स है। इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो। इसी केस में जब पैराबोला अपवर्ड है मेरा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई पैराबोला अपवर्ड हो और एक्स एक्सिस जो मैं बनाऊं वो बिल्कुल इसको छूता हुआ निकल जाए?
ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? रूट्स 1x बराबर y, रूट इज नॉट 1x बराबर y। ये तुम्हारी इक्वेशन है जिसके तुमको रूट निकालने हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? y की जगह शून्य रख दो। y की जगह शून्य रखने का मतलब होता है x एक्सिस पे जहां जहां काटता है वहां y जीरो होता है। एक्चुअली में ये चीज आप बेहतर समझ पाओगे जब आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाएगा, बट आई थिंक बेसिक कोऑर्डिनेट नॉलेज तो होगी आपको। नहीं भी है तो जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो और समझ जाओगे आप। y को जीरो बनाना है, y जीरो x एक्सिस पर होता है, तो जब x एक्सिस पर काटेगा तो वो x की जो वैल्यूज होंगी वही रूट्स है हमारी। ठीक है, यहां क्या हुआ जरा देखो, यहां पर हुआ ऐसा कि x एक्सिस इसको छूता हुआ निकल गया। छूता हुआ निकल गया, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहां दिखाता हूं आपको। आपने कहा कि मेरे पास एक पैराबोला ऐसा है, लेट्स से इस तरीके का एक पैराबोला है, और हमारे पास कुछ ऐसी कहानी है पहले। दैट्स द स्टोरी दैट वी हैड अर्लियर। अरे यार, लाइन ले लेते हैं अच्छे से। ओके, ध्यान से देखना, ये पैराबोला है हमारा, ये पैराबोला है। क्या यहां दो पॉइंट पे कट कर रहा है? दो डिस्टिंक्ट रूट आपको दिख रहे हैं? जरा मैं इसको सरकाने जा रहा हूं। अभी भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो रूट्स हैं। अभी भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो रूट्स हैं। रूट्स पास पास आ रहे हैं बट अभी भी दो हैं। रूट्स पास पास आ रहे हैं, 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 पास पास आ रहे हैं। ये देखो, यहां रूट्स बिल्कुल पास में आ गए। यस, मतलब रूट्स सुपर इंपोज हो गए। रूट्स अभी भी दो हैं, सुपर इंपोज हो गए, एक ही जगह आ गए। जब वो एक ही जगह आ गए तो हम इस केस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कि दो इक्वल रूट्स हैं। देयर आर टू इक्वल रूट्स। ये इमोजी प्लीज समझा दो कि इमोजी का आपके क्या मतलब है। एक आंख पे एक चश्मा। आई एम वेरी बैड इन इमोजीज। आई ट्राई टू लर्न द साइंस ऑफ इमोजीज बट आई फेल्ड। सीडीएस लेवल, डोंट कैटेगराइज लेवल रणविजय, क्योंकि मैं फिर क्या करूंगा, मैं प्रॉपर जो आपको एसएससी लेवल लगता है मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं, डंब मैथ्स। कोई चीज अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप उसको कैटेगराइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने तो जजमेंट दे दिया बेटा कि ये एसएससी लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो, और कोई बात नहीं है। दिमाग को दर्द हो रहा है तो वो कह रहा है कि ये सीडीएस लेवल होगा, एसएससी लेवल है ही नहीं है। मैं तुम्हें रूट्स दिखा रहा हूं, मतलब आपको इतना सरप्राइज होना चाहिए आज एक बच्चे की तरह कि अरे यार मेरे को दिख रहा है कि इक्वल रूट क्यों है। मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं आज पहली बार। आप सरप्राइज के बजाय घबराए हुए हो। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो? पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर काटेगा तो उसके दो अलग अलग रूट्स हैं, मुझे दिख रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दो डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते हैं। आपने डायरेक्ट चीजें जब लिखी गई हैं वो तो आपने समझ ली। किताब में जब लिखा रहता था कि डी जब जीरो से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो से बड़ा होगा तो दो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, तुमने उसको रट लिया, तुम्हें समस्या नहीं हुई। लेकिन आज जब मैं समझा रहा हूं तो तुम्हें समस्या हो रही है। तुमने वहां कभी सवाल नहीं किया कि डिस्टिंक्ट रूट क्यों होते हैं। मैं उस क्यों का जवाब दे रहा हूं तुमको, तो तुम कह रहे हो सीडीएस लेवल है। इसीलिए मास्टर ये सब नहीं पढ़ाते हैं एसएससी के बच्चों को, इसीलिए क्योंकि बच्चे भी तैयार नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो वो इस गेम को बहुत अच्छा समझते हैं कि एसएससी का बच्चा इन सब चीजों को पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसको खुश रखो और मौज करने दो। सिलेक्शन देने वाले बच्चे सिलेक्शन दे ही देते हैं, क्यों पढ़ाना है सब, है ना? इनको देना है वो कहीं से भी सीख के दे देंगे। हमें खुश रखना है बच्चों को। एटीट्यूड बदल लो, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ जी, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। इस ग्राफ को मैं नीचे खींच रहा हूं, मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, सवाल भी फॉर्मूले से करेंगे, बट मैं तुम्हें फीलिंग भी दे रहा हूं, पहले ले लो। ये पैराबोला देखो, दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ऊपर सरकाते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो रूट्स, दो रूट्स, दो रूट्स, दो रूट्स, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यहां देखो क्या हुआ कि दोनों रूट्स सुपर इंपोज हो गए, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। इसको बोलते हैं इक्वल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं दो इक्वल रूट्स हो गए। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं तुमको। अगर पैराबोला इसके ऊपर भी चला जाए तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है। यहां इसके सोल्यूशन नहीं होते हैं, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सोल्यूशन, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं कट भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, तो ना तो इक्वल है ना डिस्टिंक्ट रूट है। तो ये वो केस है जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे सॉल्यूशंस इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो लेट अस कम टू केस नंबर 3। ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है, और केस नंबर 3 कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें आपका पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है, और पैराबोला का मुंह अगर ऊपर की तरफ हो गया, लेट्स से ऐसा, तो ये कहीं कट नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रूट्स रियल नहीं है, यहाँ पर रूट्स आपके क्या है? इमेजिनरी है, इमेजिनरी रूट्स।
राइट, क्लियर हो गया सभी को? ये केस कब है? जब ए हमारा शून्य से बड़ा है, यानी पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है। यही कार्य हम करेंगे, पैराबोला का मुंह नीचे करने जा रहे हैं, यानी ए लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो के केस में जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या सिचुएशंस आपके सामने बनेगी। सिंपली एक सिचुएशन ये है, पहले पैराबोला बना लेते हैं फिर लाइन बनाएंगे। वाई इट इज डाउनवर्ड वन ए इज नेगेटिव। आप घर पे प्लॉट कर लो बेटा, वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर में आप एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू -4 आएगी, तो नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन है कि इक्वेशन बना के वैल्यू रख के देख लो, वरना मेरी बात मान लो ठीक है। हाँ जी, तो ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। आप घर पे प्लॉट करके देख सकते हो, आप वैल्यू रखो एक्स की वैल्यू और चेक कर लो, आप खुद ही कर लो, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ये देखो, ए बराबर 0 हो और ऐसी सिचुएशन हो तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ 2 पॉइंट पे काट रहा है पक्का? तो आपको दिख रहा है ना, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, या टू डिस्टिंक्ट रूट्स बोल देते हैं, दो अलग अलग रूट्स होंगे। क्लियर? दूसरा केस क्या होगा कि ये ऐसे टच करता हुआ निकलेगा, ये ऐसा केस बना देते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसे टच करता हुआ चला गया। अगर ये टच करता हुआ जाएगा तो आपको पता है एक्स एक्सिस को दोनों रूट्स कन्वर्ज हो गए, तो ये हमारा केस बनेगा टू इक्वल रूट्स। रूट्स दो ही होंगे लेकिन दोनों रूट्स इक्वल हो गए। तीसरा केस हमें पता है कि क्या बनने वाला है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, और हमारा जो पैराबोला होगा वो ऐसे नीचे की तरफ ही निकल जाएगा। पैराबोला का जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू यहीं से फिर वापस इधर आ गया, तो ये कभी कट नहीं कर सकता। तो यहां पर आपके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये केस आपका इमेजिनरी रूट्स का हो गया। यहां मुझे लिखना चाहिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मुझे यहां लिखना चाहिए टू रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स दो हैं लेकिन इक्वल हैं, राइट? यहां पर भी लिख दो आप टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये इमेजिनरी रूट्स। अभी तक मैंने आपको गणित नहीं पढ़ाई है, मतलब आई हैव नॉट टॉट अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ रूट्स, बट आई हैव टोल्ड यू द, कैन यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टोल्ड यू द विजुअलाइजेशन ऑफ रूट्स, कि आपके पास रूट्स का विजुअलाइजेशन है। आपको यह भी विजुअलाइजेशन है कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे दिखता है। जैसे जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो यहां पर एक मैक्सिमम दिख रहा है मुझे, ये मैक्सिमा है, इससे बड़ी वैल्यू कहीं नहीं है, यहां तक गया फिर नीचे आया। क्लियर है कि नहीं है? यस, समझ में आ रहा है सभी को? इतना पॉइंट समझ में आया? अब हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स में, बिकॉज वी हैव टू लर्न मैथमेटिक्स, वी विल लर्न मैथमेटिक्स, इज यूजफुल, फॉर्मूला इज यूजफुल। बट हमने पहले ये देख लिया कि हमने रूट्स का नेचर देखने के लिए हमने ग्राफ से समझ लिया, हमने समझ लिया कि भाई कब होंगे रूट्स कब नहीं होंगे, कैसा दिखता है उस समय पैराबोला। मिनिमम यहां दिखा ना, जब पैराबोला ऊपर की तरफ है तो देयर इज ए मिनिमम, जब पैराबोला ऊपर जाएगा तो पैराबोला का शेप ऐसे होता है, ऐसे, तो यहां पर एक जो खाई है ना वो मिनिमम है, और यहाँ जो पहाड़ है चोटी है वो मैक्सिमम है, जो उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर? अब जैसे मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, देन आई विल मूव एंड थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मान लिया x-3 इंटू x-2 बराबर 0। इस बात को गौर से देखना, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये कि ये एक्स स्क्वायर बनाएगा, अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर श्योर। लेकिन इसी फॉर्मेट को देख के आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू x बराबर 3 पे 0 है और x बराबर 2 पर 0 है, तो ये इसके रूट्स हैं। रूट्स हमेशा अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं सोचना है आपको। अगर मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख के देख दूं आपको, या मैं ऐसा लिख के आपको दे दूं, तो आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालना है। आपको सिंपल सा बोलना है कि यार इसको हम फैक्टराइज करके देख सकते हैं, x-3 इंटू x-2 बराबर 0 आ रहा है, और ये x बराबर 2 पर 0 है, x बराबर 3 पे 0 है, तो ये मेरे रूट्स हो गए 2 और 3। ठीक है, हाँ जी। तो अब जरा आते हैं और थोड़ा सा अब गणित में घुस जाते हैं, क्वाड्रेटिक की मैथमेटिक्स में भी घुस जाते हैं, तो आपकी फिर हम मैथमेटिक्स का यूज तो करेंगे, हम उसके अगेंस्ट थोड़े ना है। ओके, -d/4 मैक्स या मिन वैल्यू क्यों होता है? एक मिनट रुकिए, अभी पहले फॉर्मूला में तो आने दो, अभी तो मैंने तुम्हें डी पढ़ाया थोड़ा ना, अभी मैंने तो बताया कि 10th में ऐसा होता था, मैंने अभी डी नहीं पढ़ाया ना आपको। ओ, मैंने क्या इंपोर्ट कर डाला, एक मिनट।
मैंने तो अभी डी नहीं पढ़ाया ना तुमको, पहले उसको देखेंगे, उसको भी गहराई में उतर के देखेंगे कि ऐसा क्यों बोलते थे कि डी 0 से छोटा होगा तो कोई रूट नहीं होगा, इमेजिनरी क्यों होगा, मैथमेटिक्स से भी समझेंगे उस चीज को। लेट्स सी। तो हमने पढ़ा कि भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बनाए, ये देखा, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करनी है। तो मैं कहूंगा इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो और आपके पास एक ax स्क्वायर लिखा हुआ है, आप तुरंत ही मुझे एक बात बोलेंगे कि ये जो टर्म है, अगर इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे इसको हमें सोचना है। लेट्स सी हाउ डू वी गो फॉरवर्ड अबाउट इट। आप कहोगे कि यहां पर ये बेसिकली रूट ax का होल स्क्वायर है, यस और नो? ये बात सही है। यहां पर आपको bx दिया हुआ है और यहां आपको c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप कहोगे कि अगर ये रूट ax का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये रूट ax का होल स्क्वायर है, आप कहोगे अगर मैं ये रूट ax को, इसको ऐसे ना ब्रेक करके ऐसे कर लेते हैं कि हम सीधे यहाँ एक्स स्क्वायर ही छोड़ते हैं बस, इसको b बाई ए इंटू एक्स लिखो और इसको आप c बाई ए लिखो और इक्वल्स टू 0 लिखो। मैंने a से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर अगर b बाई ए लिखा हुआ है तो मैं कुछ जानना चाहता हूं कि अगर ये एक्स स्क्वायर है और यहां पर अगर मुझे b बाई ए इंटू एक्स दिया है, तो क्या मुझे यहां b बाई टू ए का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा? यस, क्योंकि जब आप b बाई टू ए का होल स्क्वायर जोड़ोगे तभी तो बनेगा 2 इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स। लेकिन अगर आपने b बाई टू ए का होल स्क्वायर जोड़ा है तो आपको b बाई टू ए का होल स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, और प्लस यहाँ c बाई ए है बराबर 0 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। और यहां पर इस वैल्यू को गौर से देखना, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो राइट साइड में ले जाऊंगा, तो ये बनेगी बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए, ऐसा होगा। b बाई टू ए कैसे लिया, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं यार मैं। ये जो वैल्यू है अगर b बाई ए इंटू एक्स है, तो आप मुझे बताओ अगर यहाँ b बाई टू ए नहीं होगा तो ये टर्म कैसे आएगा? आप देखो, जब ये b बाई टू ए का होल स्क्वायर होगा तभी तो आप करोगे एक्स स्क्वायर b बाई, ये b बाई टू ए लिखना है यहाँ पर, b बाई टू ए का होल स्क्वायर और 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए, देन ओनली आई कैन गेट दिस ना। ये टर्म कैसे मिलेगा मुझे? इसी की वजह से मिलेगा। तो अब मैं यहां कह पा रहा हूं कि मेरा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? ये वैल्यू है आपकी बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ 4a स्क्वायर एलसीएम बनेगा, a ऑलरेडी है तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा। यहां तक पहुंच गए। अगले पेज पे आते हैं, हम कहेंगे कि हमारा x प्लस बी बाई टू ए जो होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a बनेगा, और यहां पर एक स्क्वायर रूट आएगा। यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई? माइनस बी बाई माइनस बी, राइट साइड में ले गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखा ही होगा आपने इसको। तो ये उस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिला, राइट? एक जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी तो हमें कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन मिले। अब यहां पर आपको x की एक वैल्यू नहीं मिली है, x की दो वैल्यू मिली है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। x की एक वैल्यू हमारी आई, जिसको मैं दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिखूंगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक वैल्यू मुझे मिली माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए इन रूट्स को हम अल्फा और बीटा बोल देते हैं, जस्ट एक टर्मिनोलॉजी कि रूट्स को हम अल्फा और बीटा के नाम से डिफाइन करेंगे, दो रूट्स को। अल्फा कौन है और बीटा कौन है ये कोई पहचान नहीं है, आप इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, इसको अल्फा बोल दो। एक अल्फा है एक बीटा है, बट कौन अल्फा है और कौन बीटा है ये डिफाइन नहीं किया गया कि माइनस वाला अल्फा है और प्लस वाला बीटा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं दोनों रूट्स को हम अल्फा बीटा कहते हैं, राइट? अल्फा कौन है बीटा कौन है इसकी पहचान नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब अगर मैं इन्हीं का सम करूं, देखो अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो ये वाला टर्म कटेगा कि नहीं कटेगा, राइट? और यहीं पर ये बात सोचने वाली है जो मैं आगे अभी आपको लेके जा रहा हूं, कि जब मैंने x की वैल्यू को यहां पर लिखा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हमने डी बोला। और क्यों बोला अभी बता रहा हूं मैं, अजीब सा दिख रहा था, हमने कहा इसको डी बोल देते हैं। तो आपने कहा मेरा जो एक्सप्रेशन एक्स है वो ऐसा कन्वर्ट हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a।
अब ये जो डी है ना, ये रूट के अंदर है। कितने लोगों को ये बात पता है कि रूट के अंदर अगर कोई चीज है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है? हाँ, हिंदी में इसको विविधकर बोलते थे, हिंदी में विविधकर बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। ये डिस्क्रिमिनेट करेगा रूट्स में कि कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट। तो रूट के अंदर आप बताओ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव अनडिफाइंड होता है, इमेजिनरी होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर AC यानी डी है, अगर नेगेटिव हो गया तो हम कहेंगे हमारे रूट्स इमेजिनरी हो गए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है तो इमेजिनरी मामला हो गया। रूट के अंदर नेगेटिव हम रियल नंबर्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए यहां डेफिनेशन बनाई गई कि अगर हमारा डी 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, राइट, तो इसमें पहला मामला डी अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो हम बोलेंगे रूट्स हमारे क्या है, रियल है। याद है बात? इसमें भी दो केसेस है बेटा, देखना ध्यान से यहां से, कि डी पूरा का पूरा 0 से बड़ा है या डी 0 के बराबर है। क्योंकि अगर डी 0 के बराबर हो गया तो आप खुद देखो, डी के 0 होते ही दोनों रूट्स माइनस बी बाई 2a हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है यही तो दोनों रूट्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तभी तो हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर ये डी 0 हो गया तो दोनों रूट्स माइनस बी बाई 2a के बराबर ही हो जाएंगे। तो डी बराबर 0 पे हमारे क्या हो गए, रियल एंड इक्वल रूट्स। और डी बराबर जब मोर देन 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्योंकि डी अगर 0 से बड़ा है तो आप खुद देखो, ये प्लस माइनस में एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ आएगा, तो डेफिनेटली दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ये मामला समझ में आया? आपको यहां ये भी समझ में आया होगा कि डी जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर AC अगर ये 0 से छोटा हो गया तो रूट के अंदर की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई, तो हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक मूल। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है काल्पनिक मूल, रियल रूट्स नहीं हमारे, काल्पनिक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो क्या रूट समझ में आया, नेचर ऑफ रूट्स आपको समझ में आया कैसा क्यों हो रहा है? हाँ जी। एक टर्म और भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है जो मैं यहां समझा देता हूं। जब ये डी मोर देन आर इक्वल टू 0 का केस चल रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के केस में बोला जाता है कि डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है रेशनल नंबर का तो हमारे रूट्स रेशनल होंगे। भाई डी में अगर रूट आ गया, मान लिया डी में रूट 2 बच गया, तो आपके रूट्स इरेशनल हो गए ना, अपरिमेय हो गए। लेकिन अगर डी एक रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, रूट्स आपके रेशनल होते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख लो आप कि अगर आपके ए बी आपके और सी रेशनल नंबर्स हो, मतलब जो इक्वेशन हो उसमें ये तीनों रेशनल नंबर्स हो, और आपका डी परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, जैसे मतलब 11/3 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे रेशनल हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। देखो, रियल रूट्स तो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर डी हमारा एक रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बने और एबीसी हमारे रेशनल नंबर हो, तो हमारे जो रूट्स होंगे उसमें बी ए और डी स्क्वायर बाहर आके डी बनाएगा, रूट्स हमारे रेशनल हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, रेशनल रूट्स होंगे। तो ये इस पे भी सवाल कई बार आता है। अब ध्यान से देखिए फिर से, मैंने कहा कि आपके जो दो रूट्स हैं उनको हम बोलेंगे अल्फा और बीटा, और वो कहां से निकलेंगे, यहां से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a से निकलते हैं। यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है। अगर आप रूट्स का सम करोगे, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये जो प्लस माइनस के साथ चीज आ रही है, एक बार प्लस के साथ आएगी, एक बार माइनस के साथ आएगी, कट जाएगी। माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a दो बार जुड़ेंगे तो नेट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। मैं इसको यहां पर समराइज भी करूंगा कि अगर मेरा क्वाड्रेटिक ये था जहां से मैंने शुरू किया था, तो इसको हम ऐसे भी अब लिख सकते हैं कि माइनस सम ऑफ, नहीं सॉरी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट है ना बी, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है माइनस बी अपॉन ए। एक्स का जो कोएफिशिएंट है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसका डिवाइड करके एक माइनस का साइन लगाना है, हमारा सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। हम आएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। घर पे मजे से करके देखना, एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ है, घटाओगे बटाओगे अरेंज करोगे, सी बाई ए बनता है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट टर्म जो होगा, जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होगा, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अब एक काउंटर इक्वेशन में आपको दिखा रहा हूं कि लेटर से मुझे किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में, आपको ये याद है कि मैंने लिखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है?
इसी को मैंने a से डिवाइड करके ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था? यस, ऐसे लिख दिया था। अब जो आपने सीखा उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? आप कहोगे मान लिया किसी इक्वेशन में बोल दे कि आपके रूट्स अल्फा और बीटा हमने दिए हुए हैं। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए होता है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मुझे कभी भी रूट्स दे दिए जाएं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और वो इक्वेशन लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको दूसरी भाषा में और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम। लेट मी गिव यू वन मोर पॉइंट। अगर आपको मैंने कहा कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, एस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, अभी देखा। अब यहां पर आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सॉरी, माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, एक्स कॉमन लूंगा, एक्स माइनस अल्फा बनेगा। यहां से मैं बीटा कॉमन लूंगा तो भी मुझे एक्स माइनस अल्फा मिलेगा बराबर 0। तो ये आपका क्या बना बताओ? एक्स माइनस अल्फा कॉमन ले लो तो एक्स माइनस बीटा बना बराबर 0। तो अगर आपको रूट्स अल्फा और बीटा दिए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, और क्लियर भी है। आपको याद है ग्राफ से एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर 0 में 2 और 3 रूट्स होते हैं। तो ये जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी अगर आप लिख लो तो आपके एक तो ये अल्फा और बीटा रूट्स हो जाते हैं और आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। अगर आपको रूट पता हो कि भाई मेरा रूट अल्फा और बीटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ठीक है, दो चीजें मैं यहां पर ऐड करूंगा अभी आपके सामने, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगा। कि अगर मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब सॉरी ये दिया है एक्सप्रेशन, तो या तो इसका मिनिमा होगा या तो इसका मैक्सिमा होगा। ये तो पता है दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता, या तो ग्राफ ऊपर होगा या तो ग्राफ नीचे होगा, या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। तो चाहे मिनिमा निकालना हो चाहे मैक्सिमा निकालना हो, जो भी होगा वो एक ही फॉर्मूले से निकलता है। उस फॉर्मूले का नाम है माइनस डी बटे 4a, जहां पर डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है और 4a पता है आपको। स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो भी टर्म्स होते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट हो गया आपका। और ये मिनिमा और मैक्सिमा किस पॉइंट पे अगर करेगा, वो पॉइंट होगा आपका माइनस बी बाई 2a। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल दूंगा। इस वैल्यू पे मिनिमा या मैक्सिमा आता है और मिनिमा मैक्सिमा ये होता है। अब आपकी इक्वेशन का अगर मिनिमा होगा तो मिनिमा निकलेगा इस फॉर्मूले से, मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा निकलेगा इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला तुम्हें ये नहीं बताएगा कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, बट जो भी है वो निकाल देगा। अब मिनिमा है या मैक्सिमा है ये पता करना तो मैं आपको बता ही चुका हूं यार। ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह है तो मिनिमा होगा, ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ है तो मैक्सिमा होगा। रही बात ये आता कैसे है, ये मैं एक्सप्लेन कल करूंगा। ठीक है, हाउ दिस इज अचीव्ड, इट्स नॉट डिफिकल्ट, वी विल जस्ट लर्न इट टुमारो, नॉट टुडे, टाइम नहीं बचा है। ठीक है, सब आशा करता हूं कि क्वाड्रेटिक की थोड़ी बेहतर समझ डेवलप हुई। सवाल कल ही करेंगे, थोड़ा इसको रिवाइज भी कर लेना, समझ भी लेना। सवाल मुश्किल नहीं आते हैं क्वाड्रेटिक के, आसानी आते हैं। इट्स वेरी इजी टॉपिक, नॉट डिफिकल्ट। थोड़ा ठीक से बस समझ लोगे तो हो जाएगा। ओके, सिद्ध साहब ने लिखा है योर अचीवमेंट इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने बुक का फोटो शेयर किया है, सिद्ध नहीं किया है तो उसको शेयर करते हैं। यार रेमो सर, एक नाम की स्पेलिंग सही करो यार। मेरे नाम की प्रोनाउंसिएशन और नाम में फर्क है। रैमो सर, इसको वैसे रामो पढ़ना चाहिए, रामो सर। ठीक है, इसलिए कई बार लोग ई लिख जाते हैं। कोई बात नहीं, भावनाएं समझ में आ गई है मुझे आपकी। Heartiest congratulations on the outstanding success of SSC Mathematics. Your book's impact is commendable and your dedication to enhancing education science. तो thank you so much Sid, thank you, इतना बढ़िया मैसेज आपने लिखा, बहुत खुशी हुई। परवेज साहब की बुक आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी शेयर करने के लिए कि आपको किताब मिल गई है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट कि मेरी बुक कितने घरों में पहुंच गई है। ठीक है, ऑलराइट, चलो एक सवाल कौन पूछ रहा है, नाम क्या पूछने वाले का? केवी, केवी या तुम्हारा सच में नाम है ना? जीबी का जमाना चल रहा है, तुम केवी नाम रख के बैठे हो, किलोबाइट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हो आप? मेरा एक आ रहा है, कैसे एक आ रहा है? आपका एक कैसे आ रहा है ना, बताओ ना मुझे, समझाओ मुझे, मैंने क्या किया है? 11 की पावर 17 की पावर 15, 7 से डिवाइड किया, 4 की पावर 17 की पावर 15। फिर मैंने आपको बोला कि 4 वाले में क्या बोला है मैंने, क्या बोला है मैंने कि
4 7 को प्राइम हो गए, तो 4 की 6 से मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर आया -1, यानी -6। तो ये नंबर 6k + 5 टाइप का है। और अगर ये नंबर 6k + 5 टाइप का है तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर आगे, क्या क्या लिखा है, 13 7 14 -1 की पावर आउट है तो -1 ही देगा, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर मैंने लिखा -1 से 6k + 5 टाइप का है, ठीक है। तो 4 की पावर 5 बचेगा, 4 की पावर 5 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर इसको क्या किया मैंने, 4 चौके 16 चौके 64 इंटू 16/7 किया होगा। यहाँ से 1 मिला, यहाँ 7 दूनी 14, 4 मिला। ठीक तो है यार, 3 ही तो आ रहा है, 1 कहाँ से आ रहा है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन लेके आना कल अपना, ठीक है। मेरा नाम रेमो कैसे पड़ा, एक्रोनिम बच्चे बनाते हैं ना, तो किसी ने मतलब, रवि मोहन नाम था मेरा बड़ा सा, रवि मोहन मिश्रा, एंड आई यूज्ड टू से इट अगेन एंड अगेन कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है। ठीक, इट्स सच ए बिग नेम, 3 नाम डाल दिए घर वालों ने, ठीक है। यू यूज्ड टू सी स्मॉलर नेम्स लोगों के, तो मैं हमेशा कहता कि मुझे अपने नाम से बड़ी शिकायत है, 3 नाम रख दिया पिताजी ने हमारा, ठीक है। तो किसी बच्चे की क्रिएटिविटी थी कि उसने कंबाइन करके बोला, हमने कहा नाम तो सही लग रहा है यार, ठीक है, उसने कंबाइन कर लिया। तो एंड आई लव द नेम्स, आई कैप्चर्ड इट, मैंने कहा लाओ, कह रहा सर आप ये नाम रख लो, मैं कहा रख दो। ठीक है, इट्स अ गुड नेम, स्मॉलर नेम, ठीक है। प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट, विवेक जी ने बोला है। किताब ही दे दिया आपने पूरा कर, अच्छा आपको शेयर करने की फोटो, आपने बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ लिखा होगा, उसको आपने क्लिक कर दिया होगा, मैं समझ गया। थैंक यू शेयर करने के लिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास ऑलरेडी पीवाई की बुक है, आपकी बुक लूं या ना लूं समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मेरे बैच से कृतिका जी पढ़ रहे हैं, देन इफ यू कैन अफोर्ड 399 रुपीज, इफ आई एम पुटिंग दैट वर्ड, अगर ये बहुत मुश्किल है आपके लिए 400 रुपए अरेंज करना तो मत लीजिएगा, ठीक है। बट इफ यू कैन डू इट विदाउट मच ऑफ द पेन, देन हैविंग द बुक इज गुड फॉर यू, अच्छा है आपके लिए किताब, ठीक है। क्लियर है। सॉरी यार बच्चों, मैं थोड़ा टाइम आज फ्लो में निकाल नहीं पाया आपके डाउट्स के लिए, और माफ करना, कल कल थोड़ा टाइम निकालेंगे। आज फ्लो में क्वाड्रेटिक पढ़ाने में इतना मजा आ रहा था ना कि वो आखिरी के 10 मिनट भी नहीं निकाल पाया, ठीक है। कल करेंगे, हाँ जी। क्या इस बुक में आपके अप्रोच के सोल्यूशन है? देखिए इस बुक में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, बट आपको पता है कि जितना मेरे दिमाग में चलता है सब कुछ किताब में तो नहीं लिख सकते, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि कुछ चीजों को लिख देने से कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब पर यार इसी के सॉल्यूशंस भी करा रहा हूं मैं, आपने देखा होगा। सो देयर इज अ सपोर्ट। मेरा आइडिया क्या है कि इस किताब के सवालों को मैं ओवर एक पीरियड ऑफ टाइम सब सॉल्व भी कर दूं यूट्यूब पर, एंड देन इट विल मच इजी फॉर यू कि अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप रेफर कर लो, दैट्स व्हाट द आइडिया इज, बट दैट्स नॉट ए कमिटमेंट। बुक को आप बुक के लिए खरीदो, तो एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, पर इसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो सबसे बेहतर कनेक्ट करोगे, ऑलराइट। हाँ जी, तो उस नहीं, मेरे सॉल्यूशन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है, बट कुछ चीजें मैं नहीं लिख सकता हूँ किताब में, आपको पता है। किताब सिर्फ उन बच्चों के पास नहीं जाती है जो मेरे बच्चे हैं, किताब उन बच्चों के पास भी जाती है जो मेरे बच्चे नहीं है, उनका भी ख्याल रखना है मुझे। तो जितना कुछ मेरे दिमाग में चलता है वो सब किताब के सॉल्यूशन में डेफिनेटली नहीं लिखा हुआ है, बट इसके सॉल्यूशन सबसे बेहतरीन है, जितनी भी किताबें अवेलेबल है उनसे बेहतरीन है। बाकी आप मुझसे पढ़ रहे हो। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।